हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर को। और ये चैप्टर नंबर आपका है 5 और ये है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और इस चैप्टर के हमने महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लिया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न ये कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। कह रहा है कि आप परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या फिर परमाणु आयतन का आवर्ती फलन है। तो देखिए, आवर्त सारणी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आवर्त सारणी को किसने बनाया इसको बनाया किसने? इसको आप जानते हैं कि सबसे पहले आवर्त सारणी को बनाया है मेंडलीव ने। किसने बनाया? मेंडलीव ने बनाया। ठीक है। इन्होंने एक आवर्त नियम दिया, यानी आवर्त नियम एक ऐसा नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम तत्वों को रखते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, एक क्रम देते हैं। तो सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखा। इसके अनुसार किसने रखा था? मेंडलीव ने रखा। लेकिन ये प्राचीन यानी कि पुराना नियम था। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि आवर्त सारणी में तत्वों को जो है परमाणु संख्या के क्रम के अनुसार रखा जाए। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है, जो कि मोजले ने दिया था। ठीक है, अभी इसकी चर्चा आगे फिर से करेंगे एक बार हम। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि आवर्त सारणी के किसी तत्व किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या कह रहा घटती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या फिर कह रहा अपरिवर्तित रहती है, या फिर कहती है बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में एक आवर्त सारणी है। सपोज करिए इसमें जो आपको क्षैतिज रेखाएं आपको दिखती हैं, इन्हें कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं आवर्त। ठीक है, इन्हें आवर्त कहते हैं। खड़े कॉलम कहलाते हैं वर्ग। खड़े कॉलम क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्ग। ठीक है, खड़े कॉलम इन्हें वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 18। और जो क्षैतिज कॉलम होते हैं इन्हें बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं आवर्त। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7 होती है। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक आवर्त में अगर हम आवर्त की बात करें, प्रत्येक आवर्त में जो भी तत्व होगा उसके पास में कोषों की संख्या, ये जो कोष होते हैं इनकी संख्या समान होगी। लेकिन जैसे ही हम आवर्त में आगे की ओर बढ़ेंगे, कहने का मतलब कि बाएं से जैसे ही दाएं की तरफ जाएंगे, यदि यहाँ से अगर हम यहाँ पहुँचें तो आपका कोषों की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है, आगे जाएंगे ज़्यादा, और आगे जाएंगे तो और ज़्यादा। इस तरह से जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। जब जब किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से उसका खिंचाव भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव आपस में खींचेंगे और इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि आकार यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे सबसे छोटा होगा। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा? तो देखिए, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसको समझते हैं आवर्त सारणी को बना करके। बिल्कुल आप जानते हैं ये सब क्या है? ये सब आपके जो है आवर्त कहलाते हैं। ये आवर्त हैं, ये हैं वर्ग, या इन्हीं को समूह बोलते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? कि संख्या 18 है। तो देखिए, आवर्त सारणी में, किसमें? आवर्त सारणी में यहाँ देखिए, ये हम बोलेंगे ये इसका जो है बायां किनारा है, ये इसका जो है सबसे दाहिना किनारा है। तो आवर्त सारणी में हम जब भी बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता आपकी जो है बढ़ेगी। क्या होगी? ये बढ़ेगी। इसका मतलब इस ओर जाएंगे तो क्या होगा? ये हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा? घटेगा, यानी घटेगी। ठीक है, ये घटेगी। तो यहाँ पे जो तत्व होगा वो सबसे कम क्या होगा? सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होगा। और यहाँ पे जो तत्व होगा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रो
निगेटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो अब देखिए सबसे यहाँ पे कौन सा होगा, पोटेशियम देखिए क्षार धातु है जो कि पहले वर्ग में होता है कि नहीं। आयोडीन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बात करें तो हमारा वो भी यहाँ पे होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन बच रहा है और क्या बच रहा है, आयोडीन बच रहा है। तो देखिए फ्लोरीन हो गया, सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। और देखेंगे तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर हमारा क्या मिलेगा, सबसे ऊपर हमें प्राप्त होगा क्या, सबसे ऊपर प्राप्त होगा हमें फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, अच्छा ये उसी त्रिज्या की बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन हो चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं, 18 है, मैंने इसकी बात कर ली है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए कह रहा कि डॉबर्नियर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने या फिर मोजले ने। तो आपको बता दें कि डॉबर्नियर ने जो यहाँ पे नियम दिया था वो कौन सा दिया था भैया, वो दिया था यहाँ पे कौन सा, त्रिक नियम दिया था, ठीक है। त्रिक नियम किसने दिया था, ये दिया था डॉबर्नियर ने, इन्होंने दिया था। न्यूलैंड ने जो है अष्टक नियम दिया था, क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। मेंडलीव की अगर हम बात करें तो इन्होंने आवर्त सारणी बनाई, क्या बनाई, आवर्त सारणी बनाई और साथ में तत्वों को रखा, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, ठीक है। मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया, क्या दिया, आधुनिक आवर्त नियम दिया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, 118 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये सब जानते हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया, मेंडलीव ने आवर्त नियम कब दिया। तो देखिए कह रहा है कि 1889 में, 1899 में, 1669 में और 1871। तो देखिए इसका सही आंसर डी है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा हीलियम कैसा तत्व है, कह रहा अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या फिर उदासीन है। तो देखिए आवर्त सारणी को अगर हम पुनः आपको दिखाएं तो यहाँ देखिए सबसे लास्ट, इससे हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे वर्ग नंबर 18, क्या बोलेंगे, वर्ग 18, या इसी को बोलते हैं शून्य समूह या शून्य वर्ग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग भी इसको बोलते हैं। इसमें पाई जाने वाली जो आपके तत्व हैं वो आपका हीलियम हो गया, आपका नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया और ये रेडान हो गया। ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं ग्रुप नंबर 18 या फिर शून्य वर्ग में। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ये होते हैं, ये सभी अक्रिय होते हैं, क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, ठीक है। या इन्हीं को हम निष्क्रिय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निष्क्रिय भी बोलते हैं। या इन्हीं को उदासीन, उदासीन को नहीं बोल सकते, ठीक है, इनको उदासीन नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको क्या बोलेंगे, अक्रिय या फिर निष्क्रिय बोलेंगे, इनएक्टिव। तो देखिए हीलियम इसमें आया, बिल्कुल हीलियम आया, तो हीलियम कैसा होगा, अक्रिय होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व के तक प्रभावी है। इस प्रश्न को हम इम्पोर्टेंट टिक कर लेते हैं और इस प्रश्न की चर्चा हम अगले वीडियो में करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो अष्टक नियम है इसका ये जो है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिए आपके पास में कॉपर और क्रोमियम ये दो धातुओं पे ये नियम फॉलो नहीं करता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में कहीं पर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कॉपर और क्रोमियम ध्यान रखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसका आपका जो है 24 होता है। ये दो यहाँ पे तत्व याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आवर्त सारणी की प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से हैं। तो देखिए आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, इस तरह से मिलाकर कुछ कुल मिलाकर के 18 वर्ग होते हैं। पहले वर्ग में आती हैं क्या, पहले वर्ग में होती हैं क्षार धातु, क्या होती हैं, क्षार धातु होती हैं। दूसरे वर्ग में होती हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु होती हैं। ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पाई जाती हैं क्या, संक्रमण धातुएं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ये कॉलम है ग्रुप नंबर 17, इन्हें बोलते हैं हैलोजन,
हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन तत्व बोलते हैं। इसके बाद जो 18 नंबर आता है इसे बोलते हैं अक्रिय समूह वर्ग। इस तरह से जो प्रथम वर्ग है उसके सभी सदस्य हैं क्षार धातुएं, दूसरे के क्षारीय मृदा धातुएं। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे आपकी संक्रमण धातुएं हैं। और फिर 17 में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम, ठीक है, ये आपके हेलोजन और ये आपके जो है यहाँ पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये होते हैं क्या, अक्रिय या फिर आप जानते हैं अक्रिय तत्व कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्तीय फलन होते हैं। आप जानते हैं परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था, और संख्या के अकॉर्डिंग किसने बताया, मोजले ने बताया। किसने, मोजले, बिल्कुल रट लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, मोजले ने बताया था, ठीक है। ये सब आपका बिल्कुल गलत है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ये परमाणु द्रव्यमान होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक आप जानते हैं न्यूलैंड, यहाँ पे सही आंसर होगा। आइए, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया, रोबर्ट ने किया, आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व कहलाते हैं। हमने कहा कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान और रेडान, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, वर्ग नंबर 18 में, वर्ग 18 में पाए जाते हैं। और ये सब क्या कहलाते हैं, शून्य समूह के तत्व या फिर अक्रिय तत्व कहलाते हैं। तो आप ये बिल्कुल याद कर चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तो यहाँ पे हीलियम सही है। आइए बढ़ते हैं। तरह की आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 होते हैं, आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है क्या है, कह रहा कि परमाणु आयतन है, परमाणु घनत्व है, परमाणु द्रव्यमान है या फिर परमाणु संख्या है। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान के बारे में जिसने चर्चा की वो कौन है, वो है मेंडलीव। लेकिन परमाणु संख्या पे जो चर्चा की वो कौन है, ये है मोजले साहब, मोजले। और यही मोजले कहलाते हैं क्या, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता। और इन्होंने तत्वों को किस अकॉर्डिंग रखा, तत्वों को जो है परमाणु संख्या के आवर्ती फलन में आवर्त सारणी में रखा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, आप जानते हैं। जो खड़े लाइनें होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्ग, ये कहलाते हैं आवर्त। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि अक्रिय तत्व कौन है, कह रहा कार्बन है, हीलियम है, सोना है, हाइड्रोजन। तो बिल्कुल याद ही हो गया होगा आपका, हीलियम यहाँ बिल्कुल सही है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन सा होता है, ध्यान दीजिए। जो धातुएं हैं, कौन धातुएं बनाती हैं भास्मिक ऑक्साइड, क्या बनाती हैं, भास्मिक ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। अच्छा, जो कि क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। आप जानते हैं धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। अच्छा, ये पोटेशियम एक धातु है, क्या है, एक धातु है। ये आपका अधातु है। वैसे ही ये सल्फर और नाइट्रोजन, ये तीनों कैसे हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड है और ये हमारा धात्विक ऑक्साइड है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं, सभी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कह रहा कैल्शियम है, ब्रोमीन है, हीलियम है, लिथियम है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, हीलियम यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था, कह रहा कि 1865, 1866 में, 1892 में, 1793 में, 1883 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, आवर्त सारणी को एक बार फिर समझिए। ये है आवर्त सारणी, ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं आपके आवर्त, कहलाते हैं आवर्त, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके क्या, ये कहलाते हैं आपके वर्ग। इसको समझिए, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ जो पहला वर्ग, अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे धातुएं हैं, धातुएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। धातुएं यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये धातुएं कैसी हैं, ये धातुएं आपकी कैसी हैं, ये संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं हैं। इनमें ऐसी धातुएं हैं जो मध्यम क्रियाशील हैं या फिर तमाम तरह के चीज़ों में उपयोग होती हैं। जैसे आप लोहा समझें,
कॉपर समझें, जिंक समझें, ठीक है। ऐसी धातुएं हैं जिनसे तमाम तरह के यंत्र या डिवाइसेस बनती हैं, तमाम तरह के यंत्र औद्योगिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यहाँ आएंगे तो एक आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलेगी जो कि उपधातुओं की होती है। किसकी होती है? उपधातुओं के लिए वो होती है, उपधातु। अभी उस पर सवाल मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, उसके बाद इधर आएंगे तो कहाँ मिलेंगी? यहाँ पर मिलेंगी अधातुएं। क्या मिलेंगी? अधातुएं मिलेगी। ये चर्चा हो गई। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, आयनन ऊर्जा की हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। इसके लिए थोड़ा सा समझिए पहले, आयनन ऊर्जा की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो भी यहाँ पे हमारे तत्व होंगे, जो भी यहाँ पे हमारे तत्व होंगे, यहाँ देखिए ये है इस आवर्त सारणी का कौन सा? इस आवर्त सारणी का ही हमारा जो है बायां सिरा है, ये है दाहिना सिरा। तो आवर्त सारणी में हम जब भी बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा है ये क्या होगी? ये जो है आपकी जो है बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। और नीचे आएंगे तो क्या होगा? ये घटेगी। बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तरीके से है ये, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे सेम सेम ये भी आपका है। तो यहाँ पे जो सबसे, यहाँ पे जो भी धातु होगी तत्व होगा उसका सबसे कम होगा क्या? आयनन ऊर्जा। तो देखिए कह रहा है यहाँ देखिए पहले सोडियम लिथियम से दिखा रहा है, यहाँ देखिए ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। अच्छा, आप जानते हैं कि लिथियम के बाद ही क्या आएगा? सोडियम आएगा। आएगा कि नहीं? लिथियम के बाद ही क्या आएगा? सोडियम आएगा। तो इसलिए आप देखें तो सोडियम यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं है। सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर आपका क्या है? फिर आपका बोरान है। ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? आपका बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, या फिर ये तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? अब देखिए सबसे अधिक किसकी होगी? सबसे अधिक किसकी होगी? सबसे अधिक यहाँ पर किसकी होगी? जो सबसे आपका दाहिनी तरफ होगा। तो बेरिलियम सबसे अधिक होगा, उसके बाद बोरान, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, लिथियम का 3 होता है। क्या परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है? इसका 11 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप इनको जब भी आवर्त सारणी में सजाओगे तो आपको इसी क्रम में दिखाई देंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे बेरिलियम सबसे अधिक आयनन ऊर्जा के साथ होगा। और इसका एक कारण और भी है। एक कारण क्या है उसको ज़रा समझिए। कारण ये है कि बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और बोरान के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो बोरान आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और बोरान जल्दी से त्याग नहीं करेगा, इसीलिए आयनन ऊर्जा जो है बेरिलियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तरह की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। आइए देखते हैं। तिर्यक नियम प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया? डॉवर्नियर ने किया है, आप जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कि बाएं से दाएं जाना है। ध्यान दीजिए आवर्त सारणी में आप जा रहे हैं कहाँ? देखिए ये है बायां और ये है दायां सिरा, इस चीज़ को समझिए पहले। तो आप जानते हैं कि बाईं तरफ सब क्या है? बाईं तरफ सब धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। यहाँ पे सब क्या है? यहाँ पे सब आपकी अधातुएं हैं। ध्यान देखिए कह रहा कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, कह रहा कि धात्विक प्रकृति घटती है। बिल्कुल यहाँ पे धातुएं, यहाँ पे क्या धातुएं? तो घटेगी। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अगला कह रहा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए सोडियम से जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप मैग्नीशियम पे जाओगे, आप जो है बोरान पे जाओगे, ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो सोडियम का 1 हो गया, मैग्नीशियम का आपका कितना? 2 हो गया। तो बैलेंसी बढ़ती है 1 से 4 तक, लेकिन फिर 4 से 1 तक घटती भी है। तो घटती भी है बढ़ती भी है, हालांकि ये भी आपका ऑप्शन सही है। परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को तुरंत त्याग देती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, वो त्यागेगी नहीं। तो बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वही तो हमारा सही हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? जो गलत है वही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। इनकी ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, सही है। आप जानते हैं धातुओं के अक्सर क्षारीय होते हैं और अधातु क्या हो जाएंगे? अम्लीय, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। तरह की आवर्त सारणी की 36 कतारें कहलाती हैं, आवर्त कहलाते हैं, आप जानते हैं।
आइए, आवर्त सारणी में चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कह रहा दीर्घ आवर्त, लघु आवर्त, सामान्य आवर्त, असामान्य आवर्त। तो देखिए एक बार फिर से आवर्त सारणी को बनाते हैं। देखिए यहाँ तक आप देखेंगे तो आपके जो है 3 आवर्त यहाँ तक हो जाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये चौथा और ये आपका 5वां। तो ध्यान दीजिए ये हो गया आपका तीसरा, सॉरी ये आपका हो गया जाकर के चौथा और ये हो गया 5वां। देखिए ये और ये आपका जो है पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 1 2 3 यानी कि ये तीनों आवर्त कैसे हैं, लघु आवर्त हैं, छोटे हैं। देखिए ये जो है छोटे हैं, बीच में गैप मिल रहा है, यहाँ पर भी है लेकिन छोटे हैं। लेकिन ये देखिए 4 नंबर और 5 नंबर यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इसमें पूरे आपके 18 ग्रुप शामिल हो रहे हैं, समूह वर्ग शामिल हो रहे हैं, इसलिए ये कैसे होंगे, दीर्घ होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है, कह रहा है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, कह रहा कि धातु है, अधातु है या फिर उपधातु। तो ध्यान रखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया, ठीक है आपका जो है, और बेरिलियम हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके जो है उपधातु होती हैं और सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा ऐसे पाई जाती है। अभी सवाल आगे मिलेगा तब उसको समझाएंगे। और ये जो है सभी उपधातु होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, ये हो चुका है सवाल, क्षार धातुएं कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। किसी तत्व एक्स के क्लोराइड XCl2 का है, ये क्लोराइड उच्च द्रव्यांक वाला ठोस है, आवर्त सारणी में तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस वर्ग का होगा। तो देखिए सोडियम की बात करें तो हमेशा इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन ही त्याग करता है। पहले इसको समझिए, ये कह रहा है कि XCl2 है, क्या है XCl2। तो ये जो 2 बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे संख्या में जो 2 लिखा हुआ है, इसका जो भी आपको यहाँ पे मान होता है ये इस वाले तत्व का क्या कहलाता है, बैलेंसी कहलाता है। तो X2++ होगा, ठीक है, या सिर्फ 2+ होगा, समझ लीजिए X2+ होगा और प्लस में 2Cl- होगा इसके लिए। तो देखिए इसमें ऐसा कोई तत्व देखिए जिसका बैलेंसी कितना हो, +2 हो। एल्युमिनियम का +3 होता है, सिलिकॉन का +4 होता है, या फिर ये जो है आपको 4 इलेक्ट्रॉन को ये -4 भी हो सकता है। मैग्नीशियम को देखिए ध्यान से, Mg++ होता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इस वजह से मैग्नीशियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर बनाएंगे तो MgCl2 प्राप्त होगा, क्या यौगिक प्राप्त होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी हो, कैल्शियम 20 होता है, सभी जानते हैं, हर लोग जानते हैं। देखिए अगला कह रहा कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है, इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखिए ये देखिए ये आवर्त सारणी, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा ऐसे पाई जाती है और ये कहलाती है क्या, इस पे पाए जाते हैं क्या, आप ये पाए जाते हैं उपधातुएं। क्या होती हैं, उपधातुएं होती हैं, जिसमें आप जानते हैं कि सिलिकॉन हो गया, आपका जो है जर्मेनियम हो गया, आपका जो है बोरान हो गया, ऐसे करके ये आपकी धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कह रहा 5 हैं, 2 हैं, 1 या फिर 3। तो देखिए ओजोन को लिखते हैं O3 से, और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये देखिए 3 ऑक्सीजन होते हैं, 3 आपस में जुड़े होते हैं, इस तरह से ये आपका ओजोन हो गया। तो आप जानते हैं कि ओजोन हमारे जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्रम पे। कह रहा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, संयोजन से, अपघटन से, प्रकाश संश्लेषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हरे पौधे करते हैं, हरे पौधे जीवित होने चाहिए, ठीक है, उनमें होता है क्या, फोटोसिंथेसिस, और इससे हमें प्राप्त होती है क्या, O2 और CO2 का यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं भोजन के निर्माण में। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है इस प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 40 MCQ को सॉल्व किया, बिल्कुल विद एक्सप्लेनेशन, आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, आगे यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।